वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए देख लेते हैं वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया किस तरीके से होता है। कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज हैं जो इंडिया में है, वो हमें देखने हैं। तो चलिए इस वाले पार्ट में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने कई तरीके के वाटर रिसोर्सेज के बारे में देख लिया था, वाटर के बारे में भी देखा था कि 71% हमारे अर्थ जो है उसका सरफेस वाटर है, उसका भी 97% ओशंस और सीज में है, सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है, उसमें से भी 2% कहाँ पे है? ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में। और फिर जो 1% रिमेनिंग है वो फ्रेश वाटर कहाँ पे? ग्राउंड वाटर में, लेक्स, रिवर्स, इन सब की तरीके से। तो सिर्फ 1% का हम ह्यूमन कंजम्पशन कर रहे हैं, और वो भी अलग अलग तरीकों से, और हर जगह अनइवन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वाटर, हर जगह अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं कम है कहीं ज्यादा। तो इंडिया में किस किस तरीके के वाटर रिसोर्सेज होते हैं? तो जो मैंने अभी आपको ये सारा बताया था वो सब पहले का था, पहले वाले पार्ट में जो था उसका एक ओवरव्यू दिया है मैंने। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। पिछले वाले पार्ट का मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, अब इस पार्ट के बारे में डिटेल में हम देखते हैं। तो इंडिया में कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज होते हैं भाई? वाटर रिसोर्सेज इंडिया के देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अब इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। क्या है भाई इंडिया? इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इंडिया में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। एंड नीड्स वाटर टू इरिगेट द फार्म्स। भाई वाटर चाहिए, अगर इरिगेशन करना है फार्म्स में, खेतों में, तो हमें क्या चाहिए? हमें वाटर चाहिए। अब वाटर चाहिए तो वाटर आसमान से टपकेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आज आया और आज ही हमने सारा यूज कर लिया और फिर कल के लिए हम बैठ गए कि भाई कब बारिश होगी, तो स्टोर करके रखना पड़ता है। इरिगेशन के लिए भी चाहिए। तो द वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड व्हाट? रिवर्स। रिवर्स एक बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इतने सारे क्या होते हैं, इतने सारे हमारे पास मार्ग होते हैं, इतने सारे मार्ग होने की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो मार्ग होने के कारण ही हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो कई तरीके की चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं हम किस तरीके की चीजें करेंगे। आ जाइए। तो वाटर रिसोर्सेज में कौन कौन आते हैं भाई? इंडिया में कई तरीके की रिवर्स होती है। मानसून रेन आप सबको पता है, मानसून चलता है तो क्या आती है? बहुत ज्यादा रेन आती है, बारिश आती है। एंड ग्राउंड वाटर, क्या भाई? ग्राउंड वाटर जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ग्राउंड वाटर तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। द रिवर्स आर फेड बाय मानसून रेन। तो जितनी भी रिवर्स है उनको कौन फेड करता है भाई? मानसून रेन। अब रेन आएगी तभी तो रिवर्स में पानी का फ्लो बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर में तो है ही। आर मेनी इन नंबर बट द वाटर रिसोर्स इन द कंट्री आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कई तरीके की रिवर्स है, मानसून रेन आती है, बट फिर भी हमारे अलग अलग पार्ट्स में जो वाटर है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। जैसे राजस्थान में कम है तो कहीं पे ज्यादा होगी। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वाटर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। इन सम एरियाज देयर इज इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर। अब कुछ एरियाज में क्या होता है भाई? कुछ एरियाज में वाटर जो है इनसफिशिएंट होता है, बिकॉज ऑफ विच women and children have to travel long distances to get fresh water for their daily needs. अब आप सबने गाँव में देखा होगा कि वुमेन जो होती है वहां पे गाँव में, वो बड़ी दूर जाती है पानी भरने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही दूर पानी मिलता था, क्योंकि सफिशियंसी जो है नहीं थी वहां पे उनके गाँव में वाटर, इनसफिशियंट वाटर। तो ऑन द अदर हैंड सम रीजन्स गेट फ्लडेड विद वाटर कॉजिंग डिफिकल्टी टू द पीपल। अब एक जगह तो ये मैंने बताया आपको, एक रीजन इंडिया में जहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ता है महिलाओं को या वुमेन को, क्या किसके लिए? वाटर लाने के लिए, फ्रेश वाटर के लिए, फॉर देयर डेली नीड। और एक जगह है इंडिया में, कई रीजन है वहां पे क्या होता है? फ्लड आ जाते हैं। बिहार फ्लड के नाम ने आपने सुना होगा, बिहार में फ्लड आ गए, ठीक है, उत्तराखंड में फ्लड आ गए। तो कई जगह पे क्या है, बहुत ज्यादा वाटर होता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर वाटर कम है तो प्रॉब्लम, वाटर बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम। तो हमें क्या चाहिए? कितना वाटर चाहिए? हमें बैलेंस्ड वे में वाटर चाहिए, कि भाई हर जगह बैलेंस वे में वाटर होना चाहिए। और कहीं पे ज्यादा होता है कहीं पे कम होता है, कम में भी प्रॉब्लम, ज्यादा में भी प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमने देख लिया वाटर रिसोर्सेज के बारे में।
अब यहाँ पे कोई एक एक्टिविटी दी हुई है जो हमारे अभी तो कोई काम की नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ, गुड वाटर मैनेजमेंट इज देयरफॉर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल द स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक नीड्स। गुड वाटर मैनेजमेंट जरूरी है भाई, क्यों? वाटर के लिए जरूरी है, ताकि सभी स्टेट्स को एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। क्योंकि आपके पास ज्यादा वाटर है, तो जो वाटर जहाँ पे इनसफिशियंट है वहां पे वाटर की सप्लाई कीजिए, और आपके पास किसी और चीज की कमी है उस स्टेट से उसको आप ट्रांसफर कीजिए, ताकि दोनों की डिमांड्स फुलफिल हो सके, ये नीड्स फुलफिल हो सके। नीड्स और डिमांड्स दोनों में से कुछ भी फुलफिल हो जाए, बस फुलफिल होना चाहिए, वाटर सबको मिल जाना चाहिए। अब रिवर्स पास थ्रू सिंस नीचे था, सिंस रिवर्स पास थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट्स। आप सब जानते हैं एक रिवर कोई एक स्टेट में तो गुजरती नहीं, बहुत सारे स्टेट से गुजरती है। अब वो ज्यादा स्टेट से गुजरेगी, स्टेट तो क्या बाउंड्री है, बट लैंड तो बाउंड्री से चलता नहीं है, लैंड तो अपने हिसाब से चलेगा। तो क्या होता है भाई, थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट्स रिवर्स जो है पास होती है। ऑल स्टेट्स नीड टू कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली मैनेज द वाटर रिसोर्सेज। तो जितने भी स्टेट्स हैं उनको क्या करना पड़ता है भाई, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ताकि वाटर रिसोर्सेज का इफेक्टिवली मैनेजमेंट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि भाई हम मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे और आप अलग तरीके से कर रहे, तो मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होना जरूरी है, वरना आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिर्फ एक ही को दोगे और दूसरे को नहीं दोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन इवन तो होगा नहीं। तो वी नीड एडिक्वेट, हमें एडिक्वेट चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस मोर फूड टू फीड अवर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब आप सब जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, आप सबको पता होगा 130 करोड़ एंड काउंटिंग, मे बी 135 एंड काउंटिंग। क्यों? क्योंकि बढ़ती जा रही है, वी हैव टू काउंट अगेन एंड अगेन, वो तो सेंसस डिक्लेयर करेगा हाउ मच पॉपुलेशन वी है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रही है, तो वाटर की नीड बढ़ेगी। अब वाटर की नीड बढ़ेगी तो हमें वाटर की सप्लाई चाहिए, एडिक्वेट चाहिए, स्टैंडर्ड और टाइमली सप्लाई होनी जरूरी है, वरना इट कैन कॉज डेथ टू सर्टेन पीपल जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव वाटर, बिकॉज वाटर प्रोवाइड्स अस लाइफ। अगर वाटर नहीं है तो यू कैन बी डेड, यू मे बी और मे नॉट बी, बट देयर आर सम पॉसिबिलिटीज, बिकॉज वाटर इज अ लाइफ सेविंग मटीरियल और रिसोर्स। दिस कैन बी डन बाय डेवलपिंग एन इरिगेशन सिस्टम। अब आप सबको पता है वाटर की नीड सबके पास, तो वाटर की नीड को कैसे पूरा किया जाए? तो इरिगेशन के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ कैनाल्स के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा, टैंक्स, वेल्स के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा हम डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपनी अपनी नीड फुलफिल कर लेते हैं इरिगेशन करके, ट्यूबवेल से। ये सब हम पंजाब में आप सब जानते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज्यादा खेती करी गई थी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमने देख लिया कि वो इंडिया में किस किस तरीके से चीजें होती है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाटर रिसोर्सेज इंडिया के तो देख लिए भाई, यहाँ पे एक्टिविटी भी हमारे लिए कोई काम की नहीं है। बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस 135 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। देखिए इतनी सारी चीजों में अगर हम एवरेज निकाल दें, 135 लीटर वाटर आप और हम डेली कंज्यूम करते हैं। चलिए अब हमने देख लिया वाटर रिसोर्सेज कम है, बहुत कम है। यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अब इस सब की बातें तो कर ली कि भाई वाटर रिसोर्सेज कम है, बट कम तो है, हमारे पास उनके इनसफिशिएंट है मटेरियल, बट उसका यूज किस तरीके से करेंगे, कंजर्व कैसे करेंगे, उपाय क्या है आपके पास, स्टेप्स क्या लेंगे, वो हम देखेंगे। वाटर रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि खत्म तो सब कर रहे हैं, बट बचाया किस चीज, बचाने के लिए कौन क्या कर सकता है वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अब ऐसा नहीं कि वाटर चाहिए, अरे वाटर तो चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, बट कौन सा वाटर चाहिए ड्रिंकिंग के लिए? क्लीन वाटर। अगर क्लीन वाटर नहीं है तो वाटर लेके होगा क्या? वाटर, और अगर क्लीन वाटर नहीं है तो आपको डिजीज हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। तो हमें क्लीन वाटर चाहिए,
और एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कम हो, जितनी डिमांड है उतनी होनी चाहिए। तो वर्ल्ड ये फेस कर रहा है कि भाई कैसे डिमांड पूरी करें। साउथ अफ्रीका तो आप सब जानते हैं कि शॉर्टेज बहुत ही ज्यादा हो गई है, वहां तो वैसे देखिए खरीदना पड़ रहा है वाटर, अदरवाइज तो मिल ही नहीं रहा। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्स, जो कम ज्यादा होता रहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेनी ही पड़ेगी। वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। तो इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर क्या है भाई, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वी ऑल नो इट। इसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बाय रेन। अब इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। अब क्या करोगे, इसे बहुत ज्यादा यूज करोगे, इंडस्ट्रीज करेगी, तो वो अपना जो भी कचरा होगी, जो भी अपना वेस्ट होगी, वो नदी में फ्लोट कर देगी, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। और पॉल्यूशन होगा तो हम उस वाटर को ड्रिंक तो नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर, अगर रिवर पॉल्यूटेड हो गई। अब डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स। तो आज के समय जो आप ये टैप वाटर में जो पानी आ रहा है, जो नल में पानी आ रहा है, वो मिनरल होके आ रहा है, वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को हटा के, कंटेमिनेंट्स को हटा के आ रहा है। बट कुछ कंटेमिनेंट्स इतना मिनरल, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन के बाद भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कितनी भी एग्जिस्टेंस कर लीजिए प्योरिटी की, कि भाई हम जो भी वाटर होगा गंदा से गंदा हो हम उसे प्योर कर देंगे, बट फिर भी कुछ ना कुछ प्योरिटी उसमें रह ही जाती है। उसका पीएच वैल्यू आज की टाइम पे कितना हो सकता है वो आप चेक कर सकते हैं। हमने ये देख लिया कि इंडस्ट्रीज वगैरह कितने ज्यादा रोल प्ले कर रही है इनमें सब में पॉल्यूट करने में। हम पहले देख रहे हैं पॉल्यूशन किस तरीके से, अभी देखेंगे उसके उपाय भी क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को देखने से पहले हम देखते हैं उसका कारण क्या है। ये कारण है, दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप सब जानते हैं बहुत ज्यादा है एनवायरमेंट, 78% है नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में। तो हम क्या डाल देते हैं भाई उसमें, नाइट्रोजन जो है हमारे वाटर में डाल देते हैं। कुछ मेटल्स हो गए वो डाल देते हैं वाटर में, पेस्टिसाइड्स हो गए वो डाल देते हैं वाटर में, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। तो रिवर जब जाती है वहां से, तो रिवर के थ्रू पेस्टिसाइड चल जाते हैं कहाँ पे, इन नदियों में, तालाबों में, इन रिवर्स में। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। अब ये जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, कैसे, बिना बायोडिग्रेडेबल वाले, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले, रीच ह्यूमन बॉडी, मतलब जिनको बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब अपने आप खत्म नहीं होते, इनको खत्म होने में सदियां लग जाती है, कभी कभी तो जिंदगी निकल जाए मगर ये खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे अगर कोई केमिकल्स वगैरह हैं तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी में चल जाते हैं वाटर के थ्रू। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग। अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम देखेंगे कुछ उपाय के बारे में। हमने देख लिया कौन कौन से रीजन थे, अब यहां से क्या होगा, यहां से उपाय आपके शुरू हो जाएंगे। उपाय मतलब स्टेप्स विच वी हैव टू टेक इन ऑर्डर टू कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। व्हाट आर दी स्टेप्स? फर्स्ट वन इज water pollution can be controlled by treating these effluents suitable before releasing them in water bodies। तो वाटर पॉल्यूशन जो है उसे कंट्रोल किया जा सकता है किसके द्वारा, बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट। ये जितने भी एफ्लुएंट्स है ना, ये जितने भी हमारे गंदगी वगैरह है, इनको ट्रीट कर सकते हैं सुटेबल के लिए बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडी। मतलब वाटर में रिलीज मत किया करो, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सबको इस तरीके से करो कि भाई वाटर में रिलीज आप अपने पॉल्यूटेंट्स ना करो, उनको पहले ट्रीट करो, और ट्रीट करने के बाद जब आपको लगे कि अब इस वाटर को कोई खतरा नहीं होगा, देन यू रिलीज इट इनटू वाटर, अदरवाइज नॉट। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ये आपका सेकंड स्टेप है। क्या है भाई, कि जो जंगल है, जो अदर वेजिटेशन है, कवर क्या करती है, स्लो द सरफेस ऑफ रन ऑफ। इस सरफेस को उड़ाने का जो पावर है ना, ये रिवर्स वगैरह के पास, ये कम कर दिया जाता है किनके द्वारा, फॉरेस्ट वेजिटेशन अगर उड़ जाएगा तो।
और रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर। अगर जंगल बढ़ेंगे, ये सब बढ़ेगा, सरफेस जो है उसको वाटर मिलता रहेगा, तो अंडरग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर। अगर अंडरग्राउंड वाटर प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस हो गया तो हमारा फ्रेश वाटर बढ़ जाएगा। तो इस वजह से फॉरेस्ट वेजिटेशन जरूरी है। फॉरेस्ट वेजिटेशन सब चीजों के लिए जरूरी है, सॉइल के लिए भी और वाटर के लिए भी। इस वजह से फॉरेस्ट को हम बचाने की हमेशा बात करते हैं कि यू शुड डू अफॉरेस्टेशन, नॉट डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। ये हमारा सेकंड हो गया। अब वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड इरिगेटिंग फील्ड। क्या हो गया हमारा थर्ड मेथड? क्या कि वाटर बॉडीज जो होती है, वाटर हार्वेस्टिंग है, इज अनदर मेथड, एक और मेथड है इरिगेटिंग फील्ड, इरिगेट करने का। किनको? फील्ड्स को इरिगेट करने का एक और मेथड है हमारे पास। अब द कैनाल्स शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर। तो जो कैनाल्स है ना, शुड बी प्रॉपरली लाइंड, इनको एक प्रॉपर लाइन में रखना चाहिए ताकि मिनिमाइज कर सके लॉसेस को बाय वाटर सीपेज। तो इनको क्या लाइन में रखना चाहिए, वरना वाटर सीपेज हो जाएगा, वाटर जो निकल जाएगा और जो आपकी क्रॉप वगैरह है उनको सलाइन बना दे। इस वजह से इनको एक लाइन में करना जरूरी है कैनाल्स को। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक और उपाय हो गया, मतलब एक और स्टेप हो गया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अब आगे देखते हैं स्प्रिंकलर्स। अब आपको स्प्रिंकलर्स बताता हूं। ये देखिए, ये क्या है? स्प्रिंकलर्स है। ये स्प्रिंकलर्स, ये देखिए अलग अलग तरीके से जो है वाटर की सारी तरफ छिड़काव कर रहे हैं। दिख रहा है आप सबको? छिड़काव हो रहा है वाटर का, और वाटर का छिड़काव हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। अब क्या करते हैं स्प्रिंकलर्स जो होते हैं ना, ये जब इस तरीके के से शावर की तरफ जाते हैं तो हर किसी को बहुत ही कम कम देते हैं, बट हर किसी को प्रॉपरली वो इरिगेशन के लिए वाटर जितना भी होता है वो दे देते हैं, और इससे सीपेज नहीं हो पाता, इससे इवेपोरेशन जो आसानी से हो जाता है, तो सारी चीजें बढ़िया हो जाती है, वाटर लॉस कम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। कौन सा? ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, यहाँ पे स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल। तो यहाँ पे हमारा ये 6 पॉइंट हो गया। तो ड्राई रीजन हो तो ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन करो, बूंद बूंद को यूज करो, उससे क्या होगा? वेरी यूजफुल हो जाएगा और हमें रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मींस ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जितनी मैंने आपको 6 बताया ना, इन सबको आप यूज करो तो क्या होगा? आपको वाटर कंजर्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो ये हो गए यहाँ पे वाई शुड वी सेव द रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाई शुड वी सेव द रेन फॉरेस्ट। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं कि हमें भाई रेन फॉरेस्ट क्यों बचाना है। चलिए फिर भी हम एक बार देख ही लेते हैं कि हमें रेन फॉरेस्ट क्यों बचाना चाहिए। वाई शुड वी सेव अवर रेन फॉरेस्ट। चलिए, रेन फॉरेस्ट आर एन एब्सोल्युटली एसेंशियल रिसोर्स। लेट्स नो अबाउट our responsibility to save them. Indigenous people have thrived in rainforests since the beginning of time. Many of them are facing extinction as the rainforests are diminishing. अब जितने भी रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, वहां पे कई तरीके मिनरल्स होते हैं, कई तरीके के ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई प्लांट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो मगर वो सब जो है आज के टाइम पे एक्सटिंक्शन की कगार पे, क्योंकि हमने उनको बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया, तो जरूरी है उनको बचाना। विदाउट द रेन फॉरेस्ट टू soak up rain and release it slowly, floods, droughts would become more common and global warming and climate change would be accentuated. तो क्या होगा अगर रेन फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा तो रेन कैसे होगी भाई? स्लोली वो रिलीज नहीं होगी, फ्लड आने लग जाएंगे, ज्यादा सूखा पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज है। कब जब रेन आनी चाहिए थी तब तो नहीं है, बाद में आ गई, इस तरीके की चीजें होने लग जाएगी। तो हमें रेन फॉरेस्ट को बचाना होगा। रेन फॉरेस्ट आर अ प्लेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू लिव ड्यूरिंग हार्श नॉर्दर्न विंटर्स। तो जब सर्दियां होती है
तो ये जो रेन फॉरेस्ट है वही बर्ड्स वगैरह के हैबिटेशन में काम आता है। तो अगर ये हटा दिए तो बर्ड्स वगैरह कहाँ पे हैबिटेशन करेंगे, दे विल बी डेड फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। सो वी हैव टू सेव आवर रेन फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग दीज माइग्रेटरी बर्ड्स। अब व्हेन रेन फॉरेस्ट इज कट द सॉइल इरोड्स। रेन फॉरेस्ट कट हो गया, सोइल आराम से उसको इरोड कर देगी, कोई भी तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं, तो वो आराम से उसको इरोड कर देगी सोइल को। तो जैसे इरोड करेगी क्या हो जाएगा, लैंड एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वी नीड टू चेंज द वे यू यूज रेन फॉरेस्ट लैंड टू कीप इट रिच एंड verdant, our atmosphere clear and healthy and the abundance that thrives here available to future generation। तो हमें सोच समझ के रेन फॉरेस्ट को यूज करना चाहिए। अब इसके बेस पे आप ये जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हैं। ये आपकी क्या हो गए, होमवर्क में हो गए। इसी पैराग्राफ में आपको आंसर भी मिल जाएंगे। व्हाट वुड हैपन इफ रेन फॉरेस्ट डिड नॉट सोक अप द रेन, ये हो जाएगा। ड्राउट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फ्यूचर जनरेशन, ये देखिए क्लियर, हेल्थी, अबंडेंस ऑफ थ्रेड्स, फ्यूचर जनरेशन, ये सब हमको यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आपको बता भी दिया, आपको ये सब लिख के लाना, ठीक है। अब ये डू यू नो का फैक्ट है, चलिए डू यू नो का फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डू यू नो, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस कलेक्टिंग रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि भाई रेन वाटर जो है आ रहा है उसे कलेक्ट करो ताकि रेन वाटर को बचा के रखा जा सके रूफ टॉप्स पे, एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, स्टोरिंग इट फॉर फ्यूचर यूज। क्योंकि आप रेन वाटर को स्टोर करके रखोगे ना तो वो आपके फ्यूचर के लिए यूज में आ सकती है। ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 hours इज एनफ टू सेव 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर 2 hours तक आपने कोई रेन का वाटर सेव करने की कोशिश करी तो 2 hours के बाद आप देखोगे कि आपके पास 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर होगा। अगर आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी उसकी इससे ज्यादा है तो आपके पास 8,000 लीटर का वाटर उसमें स्टोर होके जाएगा। तो ये हमने एक फैक्ट पढ़ लिया, ठीक है। और इसको आप करना भी चाहें तो कर सकते हैं। अभी इस तरीके की चीजें कोशिश किया करें, इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा और आपको भी। अब चलिए हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो हमारा एक फैक्ट है जो हमने देख लिया। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि वाटर तो हमारा कंप्लीट हो गया, वाटर को कंजर्व करने के हमने जो मेथड्स है वो भी देख ली। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कि भाई नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आ जाइए देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे वगैरह, प्लांट्स वगैरह होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स वगैरह हैं, इज इमेंस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन। ह्यूमंस की लाइफ में बहुत ज्यादा प्ले करते हैं। प्लांट्स, उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, ट्रीज वगैरह से ये सब मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन देते हैं। आइटम्स ऑफ डेली यूज, बिल्कुल फूड, हमारे जितने भी नीड्स है हमारी वो सब दे देते हैं। फूड इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स हो गए, पल्सेस जो दालें वगैरह आप खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, एंड अदर आर्टिकल्स लाइक टिम्बर भी देते हैं। ये देखिए टिम्बर आप अगर काटेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएगी। फायरवुड, रेसिन एंड मेडिसिन भी देते हैं जिनका आपके डिजीज के कंट्रोल में काम आती है। अब बिसाइड्स प्लांट चेक सॉइल इरोजन, प्लांट्स के साथ साथ आप सॉइल इरोजन को चेक करो। कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करो भाई, प्लांट्स को बचाना है तो। प्रिवेंट करो फ्लड्स, जैसे प्रिवेंट होगी जब उसके सामने ऑब्स्टेकल्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे। So they also support the livelihood of a number of tribal communities and forest dwellers। तो अगर ये सब करोगे तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज, उन सबका फायदा होगा। नेचर एंड इट्स फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड होम टू वाइल्ड लाइफ। नेचर ऑफ फॉरेस्ट जो है क्या पड़ता है अभी, वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स को जो प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वहां पे उनका क्या होता है, हैबिटेशन होता है। अगर उन्हें काट देंगे तो कुछ एनिमल्स तो डेथ की कगार पे आ जाएंगे और कुछ वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो अगर देखा जाए तो एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, एग्स, हनी, फर, वेदर, हाइड, ये सब हमें एनिमल्स देते हैं। दे आर यूज फॉर प्लगिंग, हमल जोतने वगैरह के लिए। बीस फॉर बर्डन, एज बीस ऑफ बर्डन हमें काम करते हैं। तो डेड, यहाँ पे क्या दिया, डेड एंड डिकेइंग प्लांट
एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू मेक द सॉइल फर्टाइल। और इतना ही नहीं, जो प्लांट है, जो एनिमल से अगर वो डेथ हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो अगर वो डीके मैटर को आप सॉइल में डालेंगे ना तो फर्टाइल जमीन भी हो जाएगी। ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम थ्रू फूड चेन। फूड चेन से वो इकोसिस्टम बनाने में भी काम करते हैं। फूड वेब से कि भाई एक एनिमल है, उसको दूसरा एनिमल खाएगा, उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाएगा, उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाएगा, इस तरीके से एक चेन बन जाती है, फूड वेब बन जाता है। द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ये आपको डेफिनेशन याद रखना। क्योंकि इंटरेक्शन होता है प्लांट्स का एनिमल्स का आपस में, तो उसको एनवायरनमेंट को हम इकोसिस्टम कह देते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, जिसको हम कब करेंगे, हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमने इंपॉर्टेंस देख ली नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की, क्या क्या इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए क्या होगा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।